नमस्कार। ये आरसीसी में लिमिट स्टेट मेथड जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट है और लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम ये समझ लेंगे कि बेंडिंग मूवमेंट के फॉर्मूले इसमें कैसे जनरेट होते हैं लिमिट स्टेट मेथड में, और एक एक कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर इससे पहले वाला पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले उसको जरूर देखना, क्योंकि उसमें ही एक्सप्लेन किया गया है कि ये और ये जो ग्राफ है यानी ये जो डायग्राम है, ये स्ट्रेस डायग्राम और ये स्ट्रेन डायग्राम, ये कहां से आया है। ये आईएस कोड में अजम्पशंस में लिया गया है कि फाइनल जो स्ट्रेन आनी है कंक्रीट में वो 0.0035 आनी है और कंक्रीट में स्ट्रेस 0.447 एफसी आनी है। अब इसके बाद हम ये जो स्ट्रेस डायग्राम है, क्योंकि हमने इसमें जो स्टील है, स्टील के कितनी टेंशन आएगी, कितना टेंसाइल फोर्स होगा, वो हमने इजीली निकाल लिया 0.87 FY × AST। मेन इसमें है कंक्रीट का निकालना कि कंक्रीट में कंप्रेशन कितना आएगा और वो कंप्रेसिव फोर्स किस जगह आएगा। हम इन आरसीसी मेथड में करते ये हैं कि जो भी डिस्टेंसेस निकालते हैं वो निकालते हैं टॉप मोस्ट कंप्रेसिव फाइबर से। इसका मतलब क्या है, जैसे ये पूरी बीम है, इस पूरी बीम में सबसे ज्यादा कंप्रेशन कहां आएगा, सबसे ऊपर। तो हम जो भी डिस्टेंसेस निकालेंगे ऊपर से निकालेंगे। देखिए डी निकाला है स्मॉल डी, तो उस वहां से निकाला है। एक्सयू निकाला है तो यहां से निकाला। एक्सयू क्या है, एक्सयू है इसकी न्यूट्रल एक्सिस। अब इसको अगर हम डायग्राम पूरे देखें तो ये इस तरीके से स्ट्रेन डायग्राम और ये स्ट्रेस डायग्राम, ये हमने पिछले पार्ट में पढ़ लिया था। इन्हीं दोनों को हमने यहां पर थोड़ा सा बड़ा करके बनाया है ताकि समझने में आसानी हो। जो ये ब्लू कलर की लाइन है ये न्यूट्रल एक्सिस, जबकि एक्सयू क्या है, एक्सयू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी न्यूट्रल एक्सिस कहां तक गई है, उसकी गहराई क्या है, वो है एक्सयू। ऊपर से क्या डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस की, ऊपर से, यानी ऊपर से मतलब जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम में कंप्रेसिव जो फोर्स आता है वो ऊपर आता है। मेन हम ये वहां से नापते हैं न्यूट्रल एक्सिस जहां पर कंप्रेसिव फोर्स सबसे ज्यादा होगा। इस केस में कंप्रेसिव फोर्स ऊपर होगा तो ऊपर से नापेंगे। कैंटिलीवर बीम होती तो वो हम नीचे से नापते। अब यहां पर इस पूरे डायग्राम को, यह स्ट्रेन डायग्राम, यह स्ट्रेस डायग्राम, इन दोनों को हमने बना दिया है। अब यहां से हम समझना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम अब फॉर्मूले तक पहुंचेंगे और किस तरीके से हम निकालेंगे कंक्रीट का कंप्रेसिव फोर्स। सबसे पहले यहां पर 0.0035 स्ट्रेन आई है मैक्सिमम, 0.002 यानी प्रूफ स्ट्रेन ये आपकी आई है यहां पर। अब क्योंकि हमारा स्ट्रेन कोड में बताया गया है कि इसको आपको, स्ट्रेस को तो आप लेंगे पैराबोलिक और जो स्ट्रेन है वो रहेगा लीनियर। लीनियर यानी ये शेप आएगी, और ये शेप है तो ये तो बन गया ट्राइंगल। ट्राइंगल बन गया तो ये क्या बन गया, ये बन गया सिमिलर ट्राइंगल। यहां पर हम सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। ये 0.002 और ये है 0.0035। जब सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लग जाएगी और ये पूरा क्या हो गया डिस्टेंस एक्सयू, तो यहां से वैल्यू निकाल लेंगे यहां की और यहां की। अब कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल क्या हो गया, जैसे ये हो गया ए बी सी डी ई, तो हम देख रहे हैं कि ट्राइंगल जो ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई सी के। ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर है, तो उसी तरीके से हम डिस्टेंस लगाएंगे ये बटे ये, यानी 0.0035 डिवाइड बाई 0.002। बड़े वाले ट्राइंगल की डिस्टेंस डिवाइड बाई छोटे वाले ट्राइंगल की डिस्टेंस। उसी तरीके से बड़े वाले ट्राइंगल की डिस्टेंस कितनी है, एक्सयू, तो ये बराबर होगा एक्सयू और डिवाइड बाई छोटा वाला ट्राइंगल की डिस्टेंस कितनी है, ईसी, ई सी। अब यहां पर अगर आप कैलकुलेटर से ईसी की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर कुछ पॉइंट्स में आएगा, लेकिन हम यहां पर क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा इसलिए हम इसकी बटे में वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू आ रही है 0.5714, लेकिन ये इतनी बड़ी वैल्यू हम यहां लिखें, इससे बढ़िया है कि हम इसकी वैल्यू बटे में लिख दें, यानी फ्रैक्शन में लिख दें। फ्रैक्शन में लेने के लिए आपके कैलकुलेटर का आप ये वाला बटन दबाएंगे, यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी 4/7 यानी 4/7। ये डिस्टेंस हमारी हो गई 4/7। कौन सी, ये वाली डिस्टेंस हो गई 4/7। जब ये वाली 4/7 हो गई तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, 3/7। तो इसी तरीके से हमने यहां पर डिस्टेंस निकाल ली। ऊपर वाली डिस्टेंस हो गई 3/7, नीचे वाली डिस्टेंस हो गई 4/7। ये पूरी है एक्सयू, इसका मतलब ऊपर वाली डिस्टेंस हो गई 3/7 एक्सयू और नीचे वाली डिस्टेंस हो गई 4/7 एक्सयू। ये डिस्टेंसेस हो चुकी हैं ये वाली और ये वाली। और ये जो 0.00 है यही लाइन यहां पर आ रही है, इसी पर जो स्ट्रेस है वो 0.447 एफसी के, हमने पिछली वीडियो में देख लिया है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, इतनी ही जितनी ये है, यानी 3/7 एक्सयू, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई 4/7 एक्सयू। ये दोनों डिस्टेंस हमारे पास आ गई हैं। अब हमें इस स्ट्रेन डायग्राम का कोई यूज नहीं रहा। अब हमें जो बात करनी है वो करनी है स्ट्रेस डायग्राम से, क्योंकि हमें निकालना है कंप्रेसिव फोर्स। और कंप्रेसिव फोर्स कैसे निकलेगा, जब हम स्ट्रेस डायग्राम का एरिया निकाल लेंगे और उस एरिया की हम गुणा कर देंगे विड्थ से। अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि स्ट्रेसेस आ किस तरीके से रही है बीम पर। सबसे पहले ये समझना जरूरी है हमारे लिए। ये मान लीजिए एक बीम है, अब इस बीम में हमने इसको काट दिया बीच में से, लेकिन हम अब इस पर स्ट्रेसेस समझेंगे, स्ट्रेसेस किस तरीके से आ रही हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस है, ये कहीं बीच में यहां पर ये न्यूट्रल एक्सिस है, यही पूरी बीम में जाएगी पीछे तक, फिलहाल मैं यहीं तक ही दिखा रहा हूं उसको। ये पूरा बिल्कुल बीच में न्यूट्रल एक्सिस है। इस पूरे न्यूट्रल एक्सिस पर कहीं भी मैं अगर
पॉइंट कर देता हूं तो वहां पर स्ट्रेसेस जीरो होंगे, ये न्यूट्रल एक्सिस है। इससे ऊपर अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इस पर कंप्रेशन चलेगा। कंप्रेशन का ग्राफ किस तरीके से आ रहा है, अब अगर ये हम समझें तो ये स्टार्टिंग में तो जा रहा है ऐसे, फिर ऊपर जाके जा रहा है पैरेलल, यहां से यहां तक जा रहा है पैरेलल, और उससे नीचे आ रहा है पैराबोला, जैसा कि यहां दिखाया गया है। सेम इसी तरीके से है यहां पर भी, ये तो ये जो पूरी तरीके से हमें पता लग रहा है अब, ये पूरा हमारा क्या है, स्ट्रेस डायग्राम। बीम में इस तरीके से आ रहे हैं स्ट्रेसेस, ये पूरा का पूरा जो जा रहा है ये पूरा स्ट्रेस डायग्राम है। इसको थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं। यहां ये पूरा का पूरा बीम में स्ट्रेस डायग्राम है, यानी इस जगह स्ट्रेस कुछ और है, इस जगह और ज्यादा है, और यहां ऊपर कुछ दूरी के बाद पैरेलल हो जा रहा है, जैसा कि ये डायग्राम। अब देखिए यहां पर टोटल कितना कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, टोटल कितना कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, ये कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा जब ये जो पूरा स्ट्रेस डायग्राम का एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया, यानी ये पूरा एरिया, जब इसका एरिया निकाल लिया जाएगा और इसकी गुणा कर दी जाएगी इसकी विड्थ से, यानी कि बीम की बी से, तब ये पूरा का पूरा कितना कंप्रेशन लगा रहा है यहां, ये हमें पता लगेगा। यानी ये स्ट्रेस एरिया निकालना है, उसकी गुणा करनी है बी से, बी यानी विड्थ ऑफ द बीम से, तब हमें पता लगेगा कि मेन इस पे कितना कंप्रेशन आ रहा है। अगर यहां पे भी आपको समझ में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये ऊपर आई बटन पर एक वीडियो आएगी, वहां पर आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड पहले सीखिए कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में किस तरीके से हमने स्ट्रेन निकाली और स्ट्रेस निकाली, उसमें वहां पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम सेम चीज यहां कर रहे हैं, बस डिफरेंस इतना है कि वहां पर स्ट्रेन भी लीनियर थी और स्ट्रेस भी लीनियर थी, जबकि यहां पर स्ट्रेस जो है वो थोड़ा पैराबोलिक हो गई है, इसलिए यहां पर एरिया निकालने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये पूरा मैं एरिया निकाल दूं, स्ट्रेस एरिया, और इसकी गुणा कर दूं बी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यह है अब इसका एरिया निकाला कैसे जाए, इसके एरिया निकालने के दो तरीके हैं। देखिए ये इस तरीके से है, इसके एरिया निकालने के दो तरीके हैं। एक तो यहां से यहां तक हमें पता है ये ऊपर का रेक्टेंगल है पूरा, ये है पूरा रेक्टेंगल, क्योंकि ये बराबर है पूरा, तो ये हो गया रेक्टेंगल। तो एक तो हम एरिया निकाल लेंगे इसका, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका निकाल लेंगे A1, और एक ये नीचे का कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन है पैराबोला, इसका निकाल लेंगे हम A2, यानी ये दो एरिया निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल एरिया आ गया। पहला तो अप्रोच हमारी ये है। दूसरी अप्रोच देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। दूसरे मेथड में हम ये कर सकते हैं, मेन पर्पस यही हमें निकालना एरिया ही है कि हम करें क्या, हम इसमें ये कर सकते हैं दूसरे पर्पस में कि इस पूरे को मान लें रेक्टेंगल, यानी ये इसको हम मान लें नीचे तक, इस पूरे को ही रेक्टेंगल मान लिया मैंने, यानी ये गुणा ये, यानी ब्रेथ इनटू लेंथ, L इंटू बी से पूरा ये रेक्टेंगल हो गया। और बाद में इसका एरिया निकालने के बाद ये जो इतना सा है पोर्शन, इसका एरिया मैं माइनस कर दूं, पूरा एरिया निकाला, इसका माइनस कर दिया, जो बाहर का है पैराबोला के बाहर का जो है ये आउटर पैराबोला, इसको माइनस कर दिया एरिया, तो फिर भी हमारे पास क्या बच जाएगा, ये वाला एरिया। दोनों ही अप्रोच सही है, जिससे आप चाहें उससे करते हैं, किसी बुक में कैसे, किसी बुक में कैसे आपको मिला हो सकता है। अब यहां पर ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहे हम ये वाला निकाले या हम ये वाला निकाले, L इंटू बी सिंपल फॉर्मूला है। बात यहां फंसती है कि ये पैराबोला का एरिया कैसे निकाला जाए। ये सर्किल तो है नहीं जो हम इसमें पाई आर स्क्वायर या फिर पाई आर स्क्वायर बाई 4 लगा देंगे कि भाई एक चौथाई सर्किल है, ये है पैराबोला, इसका एरिया कैसे निकलेगा, अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। और अब देखो इस सेम कंडीशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये एक पैराबोला है, ऐसे ये मैंने एक पैराबोला बनाया और इसको पूरे एक रेक्टेंगल के अंदर बंद कर दिया, एक रेक्टेंगल बंद है और ये है पैराबोला। एरिया हमें किसका निकालना है, इस वाले एरिया का, इस एरिया से हमें कोई मतलब नहीं है। अब मैंने इस पूरे रेक्टेंगल को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये वाला एरिया तो मुझे चाहिए ही नहीं था पहले से ही, ये तो चाहिए नहीं, हमें तो ये वाला एरिया चाहिए, मुझे ये वाला एरिया भी नहीं चाहिए। तो मैंने इस एरिया को यहां से उठा के अगर मैं इधर लगाने की कोशिश करूं तो ये इस तरीके से लग जाएगा एरिया पूरा, यानी ये पूरा एरिया यहां पर चला गया और वो जो एरिया मुझे चाहिए था वो इधर आ गया, और ये जो छोटा सा एरिया है इसको भी उठा के मैंने यहां पर लगा दिया। यानी अगर आप देखें तो मैंने जब इस पूरे रेक्टेंगल के भाग करे 3 तो इसमें जो 2 भाग थे वो तो मेरे सही हो गए, क्योंकि यहां से उठा के मैंने यहां पर रख दिया, इसको उठा के उस जगह रख दिया पजल की तरह। यानी कि जो मुझे पैराबोला का एरिया निकालना है वो इस पूरे जो रेक्टेंगल का एरिया है वो अगर ए है, पूरे रेक्टेंगल का एरिया है ए, और मुझे जो पैराबोला का एरिया निकालना है वो अगर PA है, तो मैंने ये देखा कि PA जो है वो जो टोटल रेक्टेंगल का एरिया है उसका 2/3 बैठ रहा है। 3 बराबर हिस्से करे थे और एक हिस्सा आप देखो उठा के रखा, पूरी तरीके से बेकार हो गया, ये हमें चाहिए ही नहीं, और ये दोनों हमारे कामयाब है इससे, क्योंकि इसका हमें एरिया चाहिए। तो ये हो गया 2/3। या फिर कह लो कि अगर मैं इस आउटर पैराबोला का एरिया निकालना चाहूं
बाहर वाले का, तो वो हो गया a का 1/3। बस इतनी सी बात इसमें समझनी थी और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हमारा एकदम ये क्वेश्चन में कंप्रेसिव फोर्स निकल जाएगा। अब देखिए किस तरीके से हम कंप्रेसिव फोर्स को निकालते हैं। अब इन दोनों में से आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। फिलहाल हम पहला वाला लगाते हैं अभी, कि ऊपर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और नीचे फिर इसका पैराबोला का एरिया निकालेंगे, दोनों के एरिया को हम प्लस कर देंगे। तो यानी हमारा टोटल जो फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स है सी, वो किसके बराबर हो गया? वो एक तो हो गया A1, एरिया ऑफ A1 इंटू बी। अभी आपको बताया था ये एरिया निकालना है और इसे गुणा करने से बी से, या कह लो कि टोटल हम निकाल लेंगे A1 ऊपर वाले का एरिया प्लस A2 नीचे का एरिया, और दोनों एरिया की गुणा कर देंगे। बी से क्या निकल जाएगा? हमारा कंप्रेसिव फोर्स निकल आएगा। A1 क्या है? हमारा एरिया। A1 है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये ऊपर था रेक्टेंगल। इसका फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 0.447 एफसी के, 0.447 एफसी के, इनटू ब्रेथ कितनी है? 3/7 एक्सयू, यानी कि 3 XU/7। ये तो क्या A1 का एरिया, प्लस अब निकालते A2 का एरिया। अब A2 का एरिया अभी हमने बताया था, A2 का एरिया वैसे तो डायरेक्टली हम निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इस पूरे को रेक्टेंगल मान लेंगे, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे और फिर उसका दो तिहाई कर देंगे, वही इस पैराबोला का एरिया होगा। जैसे हमने इसके निकाला 0.447 एफसी के, ये वाली डिस्टेंस गुणा ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है? 4/7 XU गुणा 4/7 XU। ये जो एरिया निकला है ये तो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकला, हमें तो इसका एरिया चाहिए। तो ये क्या होता है? अभी हमने पीछे सीखा, पूरे रेक्टेंगल का 2/3 होता है, तो इसकी हम गुणा कर देंगे इंटू 2/3, और इस पूरे की बाद में मल्टीप्लाई होगी बी से। ये निकल जाएगा हमारा टोटल कंप्रेसिव फोर्स, यानी कंप्रेसिव फोर्स। अब इसको अगर हम सॉल्व करें आगे फर्दर, तो XU भी आपका बाहर चला जाएगा, FCK भी बाहर चला जाएगा, बाहर ले लेते हैं। तो ये हमने लिया FCK इंटू XU इंटू बी, ये पूरा बाहर आ गया, और ये रह गया हमारा 3/7, यानी, और ये 0.447, 0.447 इंटू 3/7 प्लस 0.447 इंटू 4, और ये 8/21। ये आपका आ गया पूरा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 3/7 प्लस 8/2, यह आ गया आपका 0.361, 0.361 FCK इंटू XU इंटू बी। ये आपका आ गया कंप्रेसिव फोर्स, यानी कि टोटल कंप्रेसिव फोर्स। तो ये सी की वैल्यू क्या हो गई? ये सी की वैल्यू हो गई यहां पर हमारी 0.36 FCK इंटू XU इंटू बी। ये हो गई सी की वैल्यू। अब सी की वैल्यू यहां पर निकालने के बाद अब हमें एक चीज और इसमें निकालनी पड़ेगी। वो निकालनी पड़ेगी कि ये कंप्रेसिव फोर्स चलो लग रहा है इतना, ठीक है, लग किस तरफ रहा है, यानी ये जो कंप्रेसिव फोर्स है ये किधर लगेगा, ऊपर से कितना नीचे लगेगा या कितना ऊपर लगेगा, ये हमें और निकालना होगा। कंप्रेसिव फोर्स निकल गया, वो तो ठीक है। टेंसाइल फोर्स में तो देखिए स्टील जहां होगा वहां पर लगेगा, यानी ऊपर से डी डिस्टेंस पर स्टील होता है, तो ऊपर से डी डिस्टेंस पर टी लग गया, इसमें तो हमें जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन कंप्रेसिव फोर्स सी में हमें जरूरत पड़ेगी निकालने की। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में तो हमने इसको रेक्टेंगल मान रखा था, सॉरी ट्रायंगल मान रखा था स्ट्रेसेस को। तो इसका टोटल एरिया कितना निकला था? यहाँ सिग्मा सीबीसी था, यहाँ पर हमने वहां पर एक्सी मान रखा था, तो ये टोटल एरिया कितना हो गया था? हाफ सिग्मा सीबीसी इंटू एक्सी, वही ट्रायंगल का एरिया, और गुणा हमने कर दी बी से। और ये क्योंकि पूरा रेक्टेंगल था तो इसका फोर्स पूरा कहाँ लगेगा? इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है इसमें? 1/3 पर, ऊपर से 1/3, यानी ये हो गया था XC/3 पर लग गया था। लेकिन यहाँ पर ना तो ट्रायंगल है, रेक्टेंगल तो है लेकिन छोटा सा पार्ट है, और बाकी तो पैराबोला हो गया, यानी इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगी वो तो कहीं और ही आएगी। इस पूरे की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वहीं पर ही तो लगेगा कंप्रेसिव फोर्स, क्योंकि जब भी हम कंप्रेसिव फोर्स लगता है, चाहे यूडीएल हो यूवीएल हो, जो उसकी सीजी होती है यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, वहां पर लगता है हमेशा। और यहाँ इस केस में अगर हम देखें तो इसका सेंट्रोइड अभी तो फिलहाल हमें पता नहीं है, तो हमें इसका सेंट्रोइड निकालना होगा। जहां पर इसका सेंट्रोइड लगेगा वहीं पर ये टोटल हमारा कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। यानी हमने इसका एरिया से गुणा करके टोटल फोर्स तो निकाल लिया, लेकिन ये टोटल फोर्स लगेगा किधर? ऊपर इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, नीचे कहाँ लगेगा ये तो हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस पूरे कंबाइंड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लेंगे। या फिलहाल ये 2D है, जो 3D होता है उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, क्योंकि ये 2D एक फिगर है तो इसमें हम बोलेंगे सेंट्रोइड। तो इसके हम सेंट्रोइड निकालेंगे। टोटल फोर्स जो हमारा लग रहा है वो जहां भी लगे, फिलहाल हमने एक जगह मान लिया कि जो हमारा फोर्स लग रहा है वो यहां पर लग रहा है, फोर्स सी, जो कि टोटल फोर्स सी कितना है, इतना है, ये लग रहा है। ऊपर से कहां लग रहा है हमें नहीं पता, इसलिए हमने मान लिया कि ये ऊपर से के डिस्टेंस पर लग रहा है, ऊपर से के डिस्टेंस पर लग रहा है। अभी हमें नहीं पता कि वो कितने डिस्टेंस पर है। अब हम इसकी सेंट्रोइड निकाल देंगे इस पूरे की। सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, मैकेनिक्स में बिल्कुल सीखा होगा। यार इसकी सेंट्रोइड और इसकी सेंट्रोइड को हम
ऐड करके उनके एरिया के साथ गुणा करके ऐड करके और नीचे डिवाइड कर देंगे कंप्लीट एरिया से, उसको हम करेंगे। किसी भी चीज़ की अगर सेंट्रोइड अगर आपको निकालनी हो, कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए एक ये हमारा ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की सेंट्रोइड कहाँ होती है? यहाँ पर। और इसके ऊपर मान लीजिए एक ट्रायंगल रखा गया है, इस ट्रायंगल की सेंट्रोइड कहाँ होती है? यहाँ पर। अब इस पूरे कंबाइंड की सेंट्रोइड कहाँ होगी, ये कैसे पता लगता है? तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? जो हमारा ऊपर का एरिया है उसको हमने बोल दिया A1, नीचे का एरिया है इसको बोल दिया हमने A2, और जो कंप्लीट एरिया है यानी इसका और प्लस इसका दोनों का जो एरिया है यानी टोटल कंप्लीट एरिया वो है A1 प्लस A2। लेकिन कंप्लीट एरिया की जो सेंट्रोइड होगी वो कहां पर होगी? तो वो ऊपर की और नीचे की, यानी हल्का सा कहीं ऊपर खिसक जाएगा सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कोई सी भी एक एक्सिस पकड़ लो, मान लो मैंने ये एक्सिस पकड़ ली नीचे वाली। अब यहां से मैं देखूंगा कि जो नीचे वाला फिगर है उसकी सेंट्रोइड कहां है, यानी x2, ऊपर वाली की सेंट्रोइड कहां है, x1। दोनों की डिस्टेंस रख दूंगा इसी एक्सिस से, इसकी डिस्टेंस ये हो गई x2, और ऊपर वाले से अगर मैं डिस्टेंस देखूं यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी, x1। यानी जो एरिया सेकंड था उसकी जो सेंट्रोइड थी x2, उसकी डिस्टेंस भी मैंने मान ली नीचे वाली एक्सिस से x2, और जो ऊपर का ट्रायंगल था उसकी सेंट्रोइड थी x1, तो वहां से भी डिस्टेंस मैंने टोटल मान ली है x1। अब जो कंबाइंड सेंट्रोइड निकलेगी जहां भी निकले, मान लो वो यहां से x बार दूरी पर है, तो वो दूरी x बार कैसे निकलेगी? x बार बराबर होता है, पहले कोई सा भी एरिया ले लो, मान लो A1 लिया और उसकी गुणा कर दो उसकी सेंट्रोइड की डिस्टेंस x1, प्लस अगला एरिया ले लो A2 इंटू उसकी गुणा कर दो उसकी सेंट्रोइड की डिस्टेंस है x2, डिवाइड बाई नीचे टोटल कंबाइंड एरिया लगा दो जितना भी एरिया है। ये जो निकलेगा ये x वैल्यू निकल जाएगी x बार कि कहां इसकी सेंट्रोइड बैठेगी पूरे की। सेम यही तरीका हम लगाकर यहां पर निकालेंगे कि इसकी सेंट्रोइड कितनी बैठेगी, जहां इसकी सेंट्रोइड होगी वहीं ये फोर्स लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स C। अब हम करते हैं इसकी सेंट्रोइड। देखिए यहां पर दो एरिया हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला एरिया, दोनों की हमें सेंट्रोइड पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल की तो सेंट्रोइड हमें पता ही है, बिल्कुल सेंटर में होती है, यानी ये पूरा अगर 3/7 है, ये पूरा अगर 3/7 XU है तो उसकी जो सेंट्रोइड होगी वो आधे पर होगी। 3/7 XU है तो वो 3/14 पर होगी। कहां पर? यहां पर होगी सेंट्रोइड। ऊपर से कितने डिस्टेंस पर? यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस होगी? 3/14 XU। ये डिस्टेंस ऊपर केवल रेक्टेंगल की अगर हम बात करें। अगर हम पैराबोला की बात करें तो पैराबोला की सेंट्रोइड कहां होती है? तो पैराबोला जो जाता है हमारा इस तरीके से, पैराबोला की जो सेंट्रोइड होती है वो कहीं यहां होती है, और इसकी जो ऊपर से डिस्टेंस होती है अगर हम देखें तो ये 3/8 होती है। यानी ये पूरा अगर एक हम मानो पूरा अगर ये x है तो ये 3/8 x पर होगी। ठीक से लिखते हैं इसको, 3/8 x पर होगी ऊपर से यहां अगर हम देखें। लेकिन अगर हमें इसकी निकालनी पड़ती है, मान लो कभी अगर आप सेकंड वाला मेथड लगाएंगे और ये जो आउटर पैराबोला है जिसका अभी हम इंक्लूड नहीं कर रहे, अगर ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हुई तो हम इसको भी निकाल के दिखा देंगे इसी वीडियो में कि जो सेकंड मेथड मैंने बताया था कि पूरा रेक्टेंगल मान लो इसको मैनेज कर दो, उससे कैसे करते हैं, तो उसमें फिर उसकी सेंट्रोइड लेनी पड़ेगी इस वाले हिस्से की। तो फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि जो इस वाले की सेंट्रोइड होती है वो जो नीचे से होता है, नीचे से 1/4 पे होती है इस वाले की सेंट्रोइड, नीचे से 1/4 पे। अब यहां पर हम इसी तरीके से ये है 3/8 पे। अभी हम फिलहाल पहला वाला मेथड कर रहे हैं, तो पहले वाले मेथड में यहां पर इसकी सेंट्रोइड लगेगी करीब यहां पर। देखिए सेंट्रोइड एक की इधर जा रही है, एक की इधर जा रही है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें जो देखनी है वो ऐसे देखनी है कि ऊपर से नीचे कितना रहेगा। हमें इधर जा रही है, इधर जा रही है, उससे मतलब फिलहाल नहीं है, हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं। सेंट्रोइड यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाली डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे और ऐसे होने से बस इतना फर्क पड़ेगा कि जो कंबाइंड सेंट्रोइड होगी वो यहां नहीं होगी, थोड़ा सा यहां आ जाएगी, यानी दोनों के बीच में थोड़ी सी इधर भी खिसक जाएगी और ऊपर से नीचे भी थोड़ी सी यहां पर खिसक जाएगी। लेकिन हमें फिलहाल इस डायरेक्शन में कहां जा रही है हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ और सिर्फ अप एंड डाउन में देखना है कितना नीचे और कितना ऊपर सेंट्रोइड की जाएगी। ये होगा यहां से 3/8 पे, तो ये यहां से डिस्टेंस की होगी 3/8, यानी 3/8। लेकिन 3/8 किसका? इसका ही तो, यही तो है पूरा पैराबोला, तो यहीं तक है। किसका 3/8? इस 4/7 XU का 3/8, यानी इंटू 4/7 XU। इसको ठीक से अगर हम लिखें यहां पर, ठीक से लिख देते हैं एक बार, तो ये बैठेगा 3/8 इसका 4/7 XU का। ये सेंट्रोइड बैठी इसकी। अब क्या करेंगे, हम कोई भी एक एक्सिस मान लेंगे और उस एक्सिस के अबाउट हम इसका मूवमेंट निकाल देंगे। ये रहा ये एक्सिस। अब इस एक्सिस को हम बेस मानकर इस एरिया को और कंबाइंड एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये जो एक्सिस है इसको हम बेस मानकर इस एरिया को दोनों की सेंट्रोइड को कंबाइन कर देंगे और हमें कंबाइंड सेंट्रोइड उसी एक्सिस से मिलेगी जिस एक्सिस से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। पूरा कंबाइंड तो ये फोर्स लगा रहा है C, कंप्रेसिव फोर्स C, लेकिन जो ऊपर रेक्टेंगल लगा रहा है उसको हमने मान लिया वो फोर्स लगा रहा है C1 रेक्टेंगल, और जो नीचे वाला फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है C2,
और दोनों कंबाइंड मिला के लगा रहे हैं C1 प्लस C2 बराबर C, यानी जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स है C। फिलहाल हम जो ये सेंट्रोइड है छोटा सा, ये इस पर कितना फोर्स लग रहा है C1, और ये जो ये वाला है इस पर लग रहा है C2, यानी ये पूरा जो पैराबोला है ये कितना फोर्स लगा रहा है इस पे C2, और ऊपर वाला कितना लगा रहा है C1, दोनों मिलकर कितना लगा रहे हैं C, टोटल C जो हमने भी निकाला है। तो यहां पर K बराबर क्या होगा, जो टोटल हमारा फोर्स लग रहा है पहला वाला C1 गुणा उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस एक्सिस से कितनी है 3/14 XU, यानी 3/14 XU प्लस अगला वाला क्या है, अगला वाला लगा रहा है हमारा C2 गुणा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी है इसकी, क्या इतनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेंगे 3/8 इंटू 4/7, नहीं, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर ये बचे आपका 4 दूनी 8, यानी हो गया 3/14। तो हम क्या लेंगे यहाँ इंटू 3/14 XU, नहीं वो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें ऊपर वाली एक्सिस से हमने इसकी डिस्टेंस ली है, तो हमें सारी चीजें ऊपर वाली एक्सिस से ही देखनी है डिस्टेंस, जबकि ये जो डिस्टेंस 3/14 XU है ये तो केवल इतनी डिस्टेंस है, इसमें अभी ये वाली डिस्टेंस तो ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो ऊपर से लेनी है डिस्टेंस पूरी नीचे की। तो ये कितना होगा 3/14 XU प्लस 3/14 XU प्लस हम ऐड कर देंगे इसको, यानी 3/7 XU, 3/7 XU, ये टोटल हो गया हमारा, और डिवाइड बाई इसके नीचे रहेगा एरिया C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। अब इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। C1 की वैल्यू क्या है 0.447 FCK, C1 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी पीछे, ये पूरा 0.447 FCK इंटू 3/7 इंटू XU इंटू B, और इसकी गुणा हो गई 3/14 XU प्लस C2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी, नीचे अभी हमने निकाली थी 0.447 FCK इंटू 4/7 इंटू XU, 4/7 XU, और ये इसका है, ये तो पूरा ही आया 0.447 FCK 4/7 XU, ये तो रेक्टेंगुलर फॉर्मूला का एरिया आ गया, लेकिन हमें तो पैराबोला चाहिए। पैराबोला क्या है, इस पूरे रेक्टेंगल का 2/3 है इंटू 2/3, ये तो अभी एरिया है, गुणा करनी है हमें सेंट्रोइड से, सेंट्रोइड यानी 3/14 XU प्लस 3/7 XU डिवाइड बाय C1 प्लस C2। C1 C2 को चाहो तो ये पूरा पूरा लिख दो नीचे, नहीं तो हमने C1 और C2 निकाला ही था अभी, ये 0.36 FCK XU बाई B, 0.36 FCK XU बाई B, चाहो तो ये पूरा वैल्यू दोबारा लिख दो इसकी, यहां तक नीचे प्लस यहां तक नीचे, उससे क्या है ये कट भी जाती है, थोड़ी कॉमन मिल जाता है हमको वैल्यूज। तो अगर हम ऐसा करना चाहते हैं ऐसा कर लेंगे, ये यहां नीचे लिखना चाहो 0.36 FCK लिख दो, नहीं तो टोटल वैल्यू लिख दो इसकी, C1 प्लस C2 की दोबारा वैल्यू लिख दो 0.447 FCK इंटू 3/7 इंटू XU इंटू B प्लस 0.447 FCK इंटू 4/7 इंटू XU इंटू 2/3। अब यहां से अगर हम जो जो काटना चाहें इसमें, तो एक तो 0.447 FCK पूरा कटेगा, ये पूरा गया कॉमन लेकर। इसके बाद हमारा जो XU है यहाँ ये पूरा XU गया, जो B है B भी कट जाएगा पूरा, इधर भी B होगा, लिखा नहीं गया है, इधर भी B आएगा इंटू B, तो ये पूरा कट जाएगा B, ये B यहाँ पर भी आएगा, लिखने से रह गया इधर, गुणा B की इधर करो, B भी गया पूरा। अब हमारा क्या बचा, इतनी वैल्यूज हमारी बची। अब इसमें 3 और बाकी एक नीचे का ये 7 चला जाएगा, यहाँ 7 नीचे का ये 7 गया, ये 7 गया, ये 7 गया, यानी क्या वैल्यूज बची है हमारे पास, यहाँ वैल्यू बची है हमारे पास 9/14 XU, तो 9/14 XU को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, इस वाले XU बाहर चला जाएगा, और यहाँ भी इन दोनों में XU है, ये XU बाहर कॉमन आ जाएगा, तो हम XU को बाहर ही ले लेंगे, प्लस ये तो आगे 9/14। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 3 है, देखिए ये दोनों 3 है, तो ये दोनों 3 है, 3 बाहर आ जाएगा, और बाहर आके इस वाले 3 से कट जाएगा कॉमन, और यहाँ क्या बचेगा ऊपर फिर 4 और 2, यानी यहाँ बन जाएगा 8, डिवाइड बाई में अभी तो कुछ रहा नहीं, क्योंकि 3 तो कट गया 3 से, यहाँ बचा 1/14 और 1/7, तो 1/14 1/7 एलसीएम यहाँ बचेगा 8, 3 तो कट जाएगा, 1/14 प्लस 1/7 बचेगा हमारा 3/14, और इन सबके आगे रहेगा XU डिवाइड बाय नीचे क्या बचा हमारा 3 प्लस
यहाँ बचा 4 इंटू 8/3 यानी 3 प्लस 8/3। इस पूरे की अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार, क्या बैठती है। तो हमारे पास एक k की वैल्यू आ जाएगी 9/14 प्लस इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ रही है 0.4159, 0.4195। इसी चीज को देखिए राउंड फिगर में करके, क्योंकि यहाँ पे 9 है तो 9 हट गया, ये बन गया 6 और ये 6 हट गया, ये बन गया 2। तो इसको हमें राउंड फिगर करके बहुत सारी बुक्स में आप देखेंगे 0.42 XU इंटू XU यहाँ दे रखा होगा, क्योंकि XU था मल्टीप्लीकेशन में, तो XU। तो यहाँ जो K की वैल्यू आई, K की वैल्यू क्या आई है 0.42 XU। तो ये जो C है, ये जो ऊपर से C लग रहा है, ये किस जगह लगेगा, ये लगेगा यहां पर लिख देते हैं इसको 0.42 इंटू XU, इस डिस्टेंस पर लगेगा। चाहे तो पूरा पूरा लिखते हैं 0.415 भी लिख सकते हैं। अब हमें एक निकालनी पड़ती है न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस यानी XU की क्या वैल्यू हो, ये भी निकालनी पड़ेगी। हमें पता है, बहुत पहले से हम वर्किंग स्ट्रेस भी करते आए हैं, जब हमारा कंप्रेसिव फोर्स बराबर हो जाता है टेंसाइल फोर्स के, निकल आती है न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस में C बराबर T कर देना सीधा। C कितना है 0.36 इंटू FCK इंटू XU इंटू B, बराबर रख देना टेंसाइल फोर्स यानी कि 0.87 FY इंटू AST। अब यहां पर XU की वैल्यू निकालनी है, XU को यहीं पर रहने देते हैं, बाकी सब एक तरफ चला जाएगा। XU बराबर क्या हो जाएगा 0.87 FY इंटू AST डिवाइड बाय 0.36 FCK इंटू B। ये आ गया आपका न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला सीधा। न्यूट्रल एक्सिस यानी टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स जहां बराबर होते हैं वही होती है न्यूट्रल एक्सिस। इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसमें XU को ये आ गया, लेकिन अगर आप कोड में देखेंगे, आपको कोड में NXE में, NXG में अगर आप देखें, NXG में आपको दिखेगा ये फॉर्मूला XU का, ये मिलेगा ये फॉर्मूला। लेकिन यहां पर आप फॉर्मूले में अगर देखेंगे, ये है G 1.1 के A में फॉर्मूला दे रखा है। अभी हम इसके बाद पूरे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सारे इसके फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम मूव कर जाएंगे अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ XU में फॉर्मूला नहीं दे रखा, XU/D में दे रखा है। यानी अगर हम इसमें दोनों साइड D से डिवाइड कर दे, इधर भी इधर भी, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, XU का ना बनकर XU/D का बन गया। XU/D बराबर क्या हो गया 0.87 FY AST डिवाइड बाई 0.36 FCK BD। यहाँ BD क्या हो गया, ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पर एक ये बात उठती है कि XU का सीधा फॉर्मूला निकल रहा था, XU/D करने का मतलब क्या था। XU/D करने का मतलब ये था, ये जो XU है ये तो एक तरीके से आप मान लें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, ये एक्चुअल मान लें आप एक तरीके से। जबकि लिमिट स्टेट हमें एक्चुअल और क्रिटिकल के वर्ड नहीं बोलता है, वो तो केवल वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमें बताया गया था XU और XC। ये जो XU है इसके में कंपेयर करनी पड़ती है कि ये जो हमारी मैक्सिमम XU की वैल्यू दे रखी है उससे ज्यादा तो नहीं हो गई। अब जो मैक्सिमम XU की वैल्यू है वो आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर आइस कोड का 38 के नोट पर। तो दिखाते हैं, ये दे रखा है पेज नंबर 70 पर, ये नोट दे रखा है। यहां पर मैं वैल्यू दे रखा है XU max/D की, तो यहाँ XU की वैल्यू नहीं दे रखी है, XU max/D की दे रखी है, यानी XU/D माने आप, XU/D की वैल्यू दे रखी है। और तो यहाँ पर भी इसलिए हमने कोड ने XU/D कर दिया है। एक बार आप यहां से निकाल लेंगे XU/D और उसकी कंपेयर कर लेंगे जो यहां पर इस टेबल में XU/D की वैल्यू दे रखी है, कि आपकी जो वैल्यू आ रही है वो इससे हमेशा कम आनी चाहिए, या तो कम आनी चाहिए या फिर आपकी वैल्यू इससे बराबर आनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी ये है XU max/D। अब देखिए बस हमारा दो टर्म रह गई है इसमें, एक तो हमारा रह गया मूवमेंट ड्यू टू कंक्रीट और मूवमेंट ड्यू टू स्टील, ये दो रह गए MU। MU में दो फॉर्मूले मिलेंगे, MU यानी अल्टीमेट मूवमेंट के, एक तो बाय द कंक्रीट एंड बाय स्टील, दोनों के फॉर्मूला आपको मिलेंगे। उसके लिए क्या है, सिंपल फॉर्मूला है, ये जो C है इसकी गुणा कर देनी है Z से लीवर आर्म से, वो निकल जाएगा कंक्रीट का मूवमेंट, और इस T की गुणा कर दोगे लीवर आर्म से तो मिल जाएगा स्टील का मूवमेंट। सिंपल फॉर्मूला है। इसमें क्या करना है हमें, जैसे मान लो अगर हमें देखना है MU ड्यू टू स्टील, स्टील के लिए क्या है T इंटू Z। Z क्या है, Z है लीवर आर्म। Z लीवर आर्म कितनी है, ये ऊपर से टोटल यहां तक कितना है, देखिए ये फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ ये डायग्राम है, जो हमारा C लग रहा है हमें अभी पता लगा है वो 0.42 XU पर लग रहा है, और टोटल ये यहां से यहां तक है XU, और यहां से यहां तक ये पूरा है D। हमारी लीवर आर्म कितनी है, इतनी, तो पूरी हमारी लीवर आर्म कितनी हो गई टोटल D, यहां से यहां तक D माइनस इतना 0.42 XU। सिंपल। तो T इंटू Z बराबर कितना हो गया हमारा, T यानी टेंसाइल फोर्स कितना हो गया 0.87 इंटू FY इंटू AST
और इस पूरे की गुणा किससे हो गई, इससे, d माइनस 0.42 XU। ये पूरा फॉर्मूला हमारा किसका हो गया, mu ड्यू टू स्टील, यानी कि अल्टीमेट मूवमेंट ड्यू टू स्टील ओनली। ये आपके कोड में दे रखा है पेज नंबर 96 पर। पेज नंबर 96 पर आप यहां देख सकते हैं, आर्टिकल नंबर G1.1 के बी में दे रखा है ये। अब आप यहां पर ये बात देख रहे होंगे कि यहां पर तो 0.42 XU लिखा है हमने, जबकि कोड में जो फॉर्मूला दे रखा है वो दे रखा है यहां पर FY AST डिवाइड बाई FC के बी। ये कैसे दे रखा है, कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ XU की वैल्यू रख दी है वहां पर। जैसे यहां पर हम D माइनस 0.42 इंटू XU की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ये वाली निकाली थी XU की वैल्यू 0.87 FY इंटू AST डिवाइड बाय 0.36 इंटू FCK इंटू B। अब यहां पर एक कमाल की बात ये होती है कि जब हम इसको इन कांस्टेंट को सॉल्व करते हैं ना, 0.42 इंटू 87, 0.42 इंटू 0.87 और डिवाइड करते हैं 0.36 से, एक कमाल का फिगर निकल कर आता है। फिगर निकल कर आता है 1 पॉइंट इस पूरे के, यानी इस पूरे की वैल्यू क्या निकल कर आती है, इस पूरे की वैल्यू निकल कर आती है 1.015। अब 1 पॉइंट के आगे भी 015 है, तो हम इस पूरे को 1 ही मान लेते हैं। जब 1 ही मान लेते हैं, इसका मतलब ये पूरी टर्म ही हमारी कैंसिल आउट हो गई। जब ये पूरी की वैल्यू 1 हो गई तो फॉर्मूला क्या बन गया, 0.87 FY इंटू AST D माइनस FY AST डिवाइड बाई FCK बाई B। फॉर्मूला इसमें भी अगर आप चाहें तो D को अगर आप बाहर निकाल लेंगे तो D इसका निकल कर बाहर आ जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा 0.87 FY इंटू AST इंटू D बाहर आ जाएगा, तो यहां बच जाएगा 1 माइनस 0 पॉइंट, ये तो रहा ही नहीं, FY इंटू AST डिवाइड बाई FCK इंटू BD। ये फॉर्मूला निकल गया, आ गया mu बाई स्टील के लिए। ये आ गया आपका स्टील का फॉर्मूला, जो आपके कोड IS कोड में दे रखा है, पेज नंबर 96 पर दे रखा है फॉर्मूला। अब अगर हम कंप्रेशन का फॉर्मूला लगाए तो कंप्रेशन के लिए हमने क्या किया है कि कंप्रेशन में जो डिपेंड करता है वो फाइनली कितना मूवमेंट ये झेलेगा, ये डिपेंड करता है मैक्सिमम XU पे, यानी XU मैक्स पे डिपेंड करता है कि XU मैक्स कितना होगा। अब ऐसा क्यों डिपेंड किया उसने XU मैक्स पर, अब देखो सेम केस है यहां पर भी हमारा mu, अगर हम ड्यू टू कॉन्क्रीट देखें, अल्टीमेट मूवमेंट ड्यू टू कॉन्क्रीट, तो वही हमें सीधा कंप्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला इंटू लगा देना है Z। कंप्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला है 0.36 इंटू FCK इंटू, अब यहां पर हमने XU की जगह XU मैक्स लगाया है। XU मैक्स क्या है, जब हमारी ये न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ बढ़ती जाएगी, ये न्यूट्रल एक्सिस नीचे जाती जाएगी, इसका मतलब क्या है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। अगर ये नीचे जा रही है तो कुछ तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, वही हमें मैक्सिमम वैल्यू यहां पर रखनी है। अब हमने मैक्सिमम वैल्यू ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सिस नीचे जा रही है, हमने पिछले लेक्चर्स में ही पढ़ा है, न्यूट्रल एक्सिस उसकी तरफ भागती है या उसकी तरफ जाती है जो स्ट्रांग होता है। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या है, स्टील स्ट्रांग हो रहा है। स्टील स्ट्रांग हो रहा है यानी कंक्रीट वीक है। स्टील के रेस्पेक्ट में तो वीक है ना। जब कंक्रीट वीक है तो हम उस कंडीशन पर ही तो अल्टीमेट मूवमेंट किसको मानेंगे, जब कंक्रीट बिल्कुल वीक हो उस कंडीशन को। तो इसलिए हम XU, जब XU मैक्स पे पहुंच जाए, यानी XU और बढ़ाओ धीरे धीरे कंडीशन है XU मैक्स पे पहुंच जाए, उस कंडीशन में सबसे ज्यादा वीक होता है कंक्रीट और स्टील होता है स्ट्रांग। जो कोड की बताएगी लिमिटेशन है उसमें मैक्सिमम, चाहे तो आप और ज्यादा स्टील को अगर स्ट्रांग कर देंगे या कंक्रीट को वीक कर देंगे तो और नीचे आ जाएगी, लेकिन कोड की एक बताई गई गाइडलाइंस है। तो अभी हमने बताया था आर्टिकल नंबर 38 के जो नोट पर दे रखा है, वो जो XU मैक्स की वैल्यू दे रखी है या XU मैक्स बाई D की वैल्यू जो दे रखी है, XU मैक्स बाई D की वैल्यू, वो यही बताती है कि भाई इससे ज्यादा आपका नीचे नहीं आना चाहिए XU, यानी आपकी न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ नहीं आनी चाहिए। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है जिसमें सबसे नीचे आ गई, यानी इससे ज्यादा वीक तो हम कंक्रीट को कर ही नहीं सकते, तो उस वीकनेस पे हम इस पे निकालेंगे। तो इसलिए हमने 0.36 FCK, अब जहां XU रखना था वहां XU मैक्स रखेंगे। फॉर्मूला क्या था, 0.36 FCK XU इंटू B, और इसकी गुणा किससे होगी, Z से। Z क्या है, वही आपका लीवर आर्म, और लीवर आर्म कितना बैठ रहा है यहाँ पर D माइनस 0.42 इंटू यहाँ पर भी XU मैक्स रखेंगे, 0.42 टू XU मैक्स। अब यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पर हम D को बाहर निकाल लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0.36 इंटू FCK इंटू XU मैक्स, और हमने D को भी बाहर निकाल लिया तो ये B तो बाहर था, ये D और बाहर आ गया, दोनों को उस साइड लिख दिया, ये हो गया 1 माइनस 0.42 XU मैक्स डिवाइड बाई D, और बाहर लिख दिया दोनों को हमने BD। हमने मैक्स मैक्स की जगह D क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली जो कोड में XU मैक्स की वैल्यू नहीं है, XU मैक्स बाई D की वैल्यू दे रखी है, इस वजह से हमने XU मैक्स बाई D कर रहे हैं। लेकिन यहां पर तो XU रह गया, फिर तो हम क्या कर सकते हैं, एक और D लगा दो यहां पर नीचे, क्या करेंगे 0.36 इंटू
एफ सी के इंटू एक्स यू मैक्स डिवाइड बाई डी, इसके बटे में डी लगाया, उधर हम स्क्वायर कर देंगे डी का, 1 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू मैक्स बाई डी, और यहाँ बी डी स्क्वायर, यहाँ डी लगाया, वहां पर भी डी बढ़ा दिया। ये फॉर्मूला हो गया मूवमेंट का, ये फॉर्मूला हो गया फॉर्मूला mu, यानी अल्टीमेट मूवमेंट दैट कैन बी रेजिस्टेड बाय द बीम ड्यू टू कंक्रीट। अब ये हमारा mu बाई कंक्रीट, mu बाई स्टील कर लिया है। जो xu की वैल्यू थी वो हमने निकाल ली, टोटल कितना ऊपर से कंप्रेशन लगा वो 0.42 xu पर लगेगा, ये हमने निकाल लिया। xu की वैल्यू भी आ चुकी है, पूरा ये कंप्लीट हो चुका है आपका लिमिट स्टेट मेथड। और जो ये मेथड दे रखे हैं और ये जो फॉर्मूले दे रखे हैं, ये आपके कोड में दे रखे हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा फॉर्मूले के बेसिस पे, एक जगह सारे फॉर्मूले लिख दिए जाएंगे लिमिट स्टेट मेथड के, और फिर उसको 1 बाय 1 हल्का सा एक्सप्लेनेशन और ये बताया जाएगा किस तरीके से उन फॉर्मूले को यूज करना है, किस कंडीशन पे क्या फॉर्मूला लगेगा, किस कंडीशन पर क्या फॉर्मूला लगेगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, नमस्कार।